हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हम लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। हमको टोटल पूरे मैथ्स में फंक्शन है चैप्टर्स में हमको कितने टाइप्स के फंक्शन पढ़ने हैं और उनसे रिलेटेड कितने बेसिक से प्रॉब्लम है वो सारी क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं। तो वन बाय वन हम सारे फंक्शन पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड डोमेन रेंज निकालेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और अच्छे क्वेश्चन कितने टाइप्स के होते हैं वो सारे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन को सबसे पहले देख लेते हैं कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला है अलजेब्रिक और दूसरा है ट्रांसेंडेंटल। तो अगर अलजेब्रिक की बात करें तो अलजेब्रिक को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है पॉलीनोमियल। अच्छा, सबसे पहले आपको ये वाला आपको 9th में ही पढ़ा होगा, 10th में ही पढ़ा होगा। यहाँ पर आपने पॉलीनोमियल पढ़ा होगा, लीनियर याद आ रहा होगा, 1 डिग्री पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा, 2 डिग्री पॉलीनोमियल, 10th में क्यूबिक भी होगा, 3rd डिग्री, 3 डिग्री पॉलीनोमियल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप डिग्री और कुछ भी हो सकती है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ना है, यानी आप डिग्री कुछ भी, यानी 3, 4, 5, 6 कुछ भी डिग्री हो सकती है, उस टाइप से आपको यहाँ पर वो पॉलीनोमियल पढ़ना है। फिर इसी पॉलीनोमियल फंक्शन के अंदर आपको दो स्पेशल फंक्शन मिलेंगे जो आपको ये स्पेशल अलग या से याद रखने पड़ेंगे। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब आप जानते होंगे। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन का मतलब हो गया कि यहाँ पर डिग्री क्या होनी चाहिए पॉलीनोमियल की? 0 हो जाए। तो इस जगह पर डिग्री क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जाएगी। किसकी बेटा? डिग्री। जैसे आप ये बात सोचो, आप क्वाड्रेटिक कैसे लिखते हो? आप क्वाड्रेटिक ऐसे लिखते हो ना, fx = ax² + bx + c। मान लीजिए आपको क्यूबिक लिखना है तो आप क्यूबिक कैसे लिखते हो? ax³ + bx² + cx + d, इस टाइप से लिखते हो। तो यहाँ पर बेटा डिग्री कितनी है? 2 है। यहाँ पर डिग्री कितनी है? 3 है। तो कांस्टेंट फंक्शन की डिग्री क्या हो जानी चाहिए बेटा? 0, यानी कुछ भी नहीं, x आना ही नहीं चाहिए, यानी कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। अगर मैं इसमें लीनियर की बात करूं तो लीनियर फंक्शन ax + b होता है, यानी 1 डिग्री की बात कर रहा हूं। ax + b, यहाँ पर डिग्री कितनी बेटा? 1 है। तो इसलिए ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है। इसके बाद अगर 4 डिग्री लेते हो तो बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या है, कांस्टेंट का मतलब डिग्री वहां पर 0। किस टाइप से आपको फंक्शन मिलेगा? अगर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, साथ में क्लासिफिकेशन के साथ साथ मैं हर फंक्शन जो भी नाम है उसके आगे उसका फंक्शन लिखता जाऊंगा। फिर मैं वन बाय वन हर फंक्शन को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी आप एक ओवरव्यू ले लो कि आपको कितने टाइप्स के क्वेश्चन करने हैं, कितने टाइप्स के फंक्शन पढ़ने हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जे 2 या ना दो, लेकिन बोर्ड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के आप इनसे ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन करो ना करो, लेकिन इनसे जो स्टैंडर्ड और बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है, यानी आपको इनसे डोमेन और रेंज से रिलेटेड वो क्वेश्चन तो पता ही होने चाहिए। अब ये सारे आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सिर्फ डिफाइन है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन आपको या तो रेफरेंस बुक मिल जाए साथ में कहीं से, या तो मैं जो साथ में जो क्वेश्चन है डीपीपी 25 या 30 क्वेश्चन के मैं सेंड करूंगा, वो आपको डेली रेगुलर सॉल्व करनी पड़ेगी और उसमें जो भी डाउट आएगा आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आप इन सारे फंक्शन को अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड आप सारी चीजें आगे रिलेट कर पाएंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कांस्टेंट का मतलब डिग्री 0 होनी चाहिए, यानी fx = k टाइप का कोई नंबर आ जाए। फिर अब ये कैसा आएगा, ये 1 बाय 1 जब आगे डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पर और एक्सप्लेन करेंगे। तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है कि fx = x होना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब क्या? जो कभी चेंज ना, यानी x की जगह पर 1 वैल्यू दे तो मुझे 1 मिलना चाहिए, x की जगह 2 दे तो मुझे 2, मतलब जो इनपुट दिया वही आउटपुट आएगा। तो उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी बन जाएगा। इसके बाद रैशनल आपको पता ही है बेटा कि p/q का फॉर्म होना चाहिए। तो fx/gx टाइप का होना चाहिए, बट gx इज नॉट इक्वल टू 0। अभी हम इसके बाद जो बात करेंगे रूल्स की डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद इररेशनल पे यहाँ पर n कोई भी डिग्री हो सकती थी। फिर बेटा इसके बाद डिफाइन होता है पीसवाइज फंक्शन। पीसवाइज फंक्शन के अंदर 5 टाइप्स के फंक्शन आते हैं। तो पहला आता है मॉडुलस बेटा fx = mod x, इससे रिप्रेजेंट होता है सिग्नम fx = ये s g n और x लिखा होता है यहाँ पे इस टाइप से। ये सिंबल लिख रहा हूँ, कैसे करना होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है fx = बॉक्स ऑफ x, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो x लिखा होता है
उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट डिवीजन फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखते हैं उसे, और एक और लीस्ट इंटीजर के लिए क्या करते हैं, एफएक्स ये ऐसा बना देते हैं, ये इस साइड से एक ही साइड से क्या होता है, ओपन होता है, यानी इधर से ऐसा। तो ये है हमारा क्या, अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर इतने सारे पार्ट आते हैं। अलजेब्रिक में कौन कौन आया, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आप पढ़ चुके हो, स्टार्टिंग में अभी फिर से एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। उसके बाद कांस्टेंट, फिर आइडेंटिटी, फिर रैशनल, इरैशनल और पीसवाइज। पीसवाइज, ये पीसवाइज मतलब ये सारे फंक्शन जब इनके ग्राफ बनाए जाएंगे तो ये ब्रेक होंगे, हर पॉइंट ब्रेक होते जाएंगे, तो इनको पीसवाइज टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये इस टाइप से जब इनके ग्राफ बनेंगे तो ये ब्रेक होने लगेंगे, ब्रेक होकर बनेंगे, तो इसलिए इनको क्या पीसवाइज फंक्शन का रखा गया, मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और लीस्ट इंटीजर। तो ये अलजेब्रिक के अंदर के पार्ट है। इसके बाद दूसरा है ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल में आपका है सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई है, आपने सॉल्व भी किए, उसमें जितना कुछ भी पढ़ा है वो सारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आता है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर हम लोगों ने अभी डोमेन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है किए, तो वो हम यहाँ पर करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये 12th का टॉपिक है, पर यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड डोमेन और रेंज के क्वेश्चन पता होने चाहिए। एक्सपोनेंशियल आप जानते हो, x इक्वल टू a टू द पावर x टाइप, मतलब अगर टू द पावर 3 का लिखा है आप जानते हो ना, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। और इसी का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है log x, लॉगरिथमिक में क्या करना है, log x। फिर इसी ये सारी चीजें आपको पढ़नी है वन बाय वन, डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आप जानते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, सारा कुछ अपने को पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, ये पूरे पार्ट हैं, ये सारे बात आपको याद रखनी है, वन बाय वन से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी फंक्शन यहाँ लिखे हैं सबका डोमेन निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम डोमेन निकालना सीख जाएंगे, उसके बाद हम इसके रेंज पे बात करेंगे। तो अब हम इस पर क्या करने वाले हैं, ये तो रब कर लेते हैं, आपने नोट कर लीजिए इसको। हम बात कर लेते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन। अगर मुझे डोमेन फाइंड आउट करना है तो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या रूल होंगे वो आपको याद होने चाहिए सारे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको कॉपी कर लें स्क्रीनशॉट लेकर के। तो देखो बेटा, रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन क्या पता है, इनपुट निकालना है आपको, यानी आप उस फंक्शन में x की वैल्यू क्या क्या दे सकते हो, ये सारा कुछ आपको बताना है, ठीक है। तो हम एक कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैं आपसे पूछूं कि रूल लिखने से पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि fx इक्वल टू 1/x माइनस 1 टाइप का कुछ लिखा हुआ है, मैं इस टाइप से एक फंक्शन लिखा है, और मैंने आपसे पूछा कि इसमें डोमेन क्या है, यानी इसमें x की वैल्यू क्या है। बात समझ में आई? अब ये तो गड़बड़ हो गया, क्या है जो बताओ, कौन सी वैल्यू बताओ। मैं सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि डोमेन fx जो फंक्शन डिफाइन है, फाइंड द डोमेन ऑफ fx। इस fx इक्वल टू 1/x माइनस 1 का डोमेन बताना है। डोमेन का मतलब ये है कि आप यहाँ पर x की कौन कौन सी वैल्यू लिख सकते हो, जिसके लिए फंक्शन कंप्लीटली डिफाइंड होना चाहिए। यही डेफिनेशन हम लोगों ने फंक्शन पे पढ़ी थी, fx इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। तो चलिए, और पूरा फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, f सच दैट r टेंड्स टू r, r टेंड्स टू r, यानी रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं, तो ये बात करने आने देते हैं फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इस रियल नंबर में, अब ये डोमेन सही लिखा है, x बिलोंग्स टू एवरी, जितने भी x है सबके लिए क्या ये सही है, ये बात को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो डोमेन देखिएगा कैसे, आप यहाँ पर x रियल नंबर दे सकते हो। अब आप सोचो, क्या यहाँ पर आप
रैशनल नंबर p बाई q अगर है तो यहाँ पर बोला जाता है q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर रैशनल अलजेब्रिक है तो भी वहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे तो रियल नंबर तो बहुत बड़ा होता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं। तो आप यहाँ पर एक ही नंबर सारे चेक करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे मान लो किसी ने बोला कि सर 0 रख दो x की जगह पे, रख सकते हैं। तो आंसर माइनस है, बिल्कुल डिफाइंड है भाई, आंसर मिल रहा है, नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। अब आप सोचो ये नॉट डिफाइंड कब होगा? ये नॉट डिफाइंड तब हो जाएगा जब इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। और डिनोमिनेटर 0 कब होगा? जब मैं x की वैल्यू 1 दे दूंगा, यानी मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 नहीं दे सकता। इस बात को मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अगर इस फंक्शन को नॉट डिफाइंड बनाना है तो भैया नॉट डिफाइंड बनाने क्या करो, 1/x माइनस 1 है तो x की जगह पे यानी इस पूरे पोर्शन को आप 0 कर दो, तो ये 0 होगा तभी ये नॉट डिफाइंड होगा। तो 1/x माइनस 1 में x की वैल्यू अगर 1 दे दी जाए, यानी यहाँ पर आप 1 लिख दो तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 0, 1/0 कितना हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया। यानी आप इसमें x की क्या वैल्यू नहीं दे सकते हो? 1 नहीं दे सकते। यानी इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा बेटा x बिलोंग्स टू r माइनस एलिमेंट 1। इसे एलिमेंटल 1, इसे आपको यहाँ 1 नहीं दे सकते हो, इससे क्या करोगे? रियल नंबर के सेट से आप 1 माइनस कर दो, तो x बिलोंग्स टू r माइनस 1। समझ में आया? चलो एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इससे छोटे छोटे। तो आपको पहले ये फील आना चाहिए कि एक्चुअल में डोमेन का मतलब है क्या। जैसे मान लो मैंने और एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया कि x + 5, अब आपको इसका डोमेन बताना है। तो मैं डोमेन को d और f से रिप्रेजेंट करूंगा। तो सोचो बेटा यहाँ पर 1/x + 5 है, यहाँ पर आप क्या दे सकते हो? देखो यहाँ पर x सब कुछ रियल, पूरा फंक्शन रियल नंबर के लिए होगा बेटा। जब तक आपसे कुछ स्पेशली ना डिफाइन है कि नेचुरल या इंटीजर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा पूरा फंक्शन आपको रियल नंबर के लिए बात करनी है। तो f(x = 1/x + 5) है, तो आपको यहाँ पर इसका डोमेन बताना है। अब इसका डोमेन बताने के लिए आप क्या करोगे? सोचो कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात है आपको हमेशा याद रखनी है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आप सोचो कि ये 0 कब होगा? ये डिनोमिनेटर 0 कब होगा? आप सोच के बताओ। x + 5 0 कब होगा? जब आप x की वैल्यू -5 लिख दोगे इस जगह। तो -5 + 5 कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। यानी आप x की वैल्यू -5 नहीं दे सकते हो, बाकी और कोई नंबर बिल्कुल दे सकते हो। जिससे आप मान लो x की वैल्यू 0 दोगे तो 1/5 आएगा, 1 दोगे तो 1/6 आएगा। तो ये डिफाइंड है ना, 1/6 भी जानते हैं, 1/5 की नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पर 1 जब आप -5 दोगे तो 1/0 इंफिनिटी वो सिंबल है, कहाँ रिप्रेजेंट करोगे इसको? तो नॉट डिफाइंड हो गया। यानी इसका जो डोमेन आएगा वो r-5 आएगा। तो मैं कर क्या रहा हूँ कि इसको 0 करके x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। यहाँ मैंने इसको 0 की x की वैल्यू निकाली। चलिए और कुछ बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया कि x - 2/x + 3x + 5, इसका डोमेन निकालना है। आप यहाँ पर क्या दे सकते हो? इसका डोमेन देखते हैं क्या आता है। चलो बताओ, सोचो क्या आएगा? x - 2/3x + 5। ट्राई करो, कोई बताएगा आंसर क्या है? कुछ सोचेगा आंसर क्या है? कुछ निकाल देखना। अच्छा चलो हम बताते हैं। सोच लिया होगा क्या आ रहा होगा? जब कई सारे बच्चों ने ऐसा सोच लिया होगा कि 2, -5/3 और r - 2, -5/3, इस टाइप से दो कोई आंसर लिखा मैंने। अब इनमें देखना कौन सा सही है। देखो भाई ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही? इसकी बात करते हैं। x - 2/3x + 5, मैंने क्या कहा? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मान लो आपने x की वैल्यू 2 रखी है यहाँ पर, जैसे ही 2 लिखोगे 2 - 2 0, 0 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जानते हैं उसको भाई नंबर लाइन में मिलता है, तो 0 आ सकता है आंसर। यानी आप इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हो? 0 कर सकते हो, पर क्या नहीं कर सकते हो? नॉट डिफाइंड नहीं बना सकते हो। तो ये 0 किस पॉइंट पर हो जाता है? 2 पर हो जाता है। यानी आप 2 माइनस नहीं कर सकते, 2 दे सकते हो। क्या नहीं दे सकते हो? 3x + 5, यानी ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो 3x +
5 ऐसे लिखा हुआ एफ एक्स इज डिफाइंड when 3x plus 5 is not equal to 0. 3x plus 5 is not equal to 0. So 3x is not equal to minus 5. So x is not equal to minus 5 by 3. यानी x की वैल्यू minus 5 by 3 नहीं होगी. Not equal to x की वैल्यू minus 5 by 3 नहीं होनी चाहिए. 2 हाँ बिल्कुल 2 होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो आपका ये आंसर नहीं हो सकता है. आपका ये आंसर आएगा r minus minus 5 by 3. ऐसे आप यहाँ भी कह सकते थे इस जगह पे x minus 1 is not equal to 0, है ना. या और ऐसे भी कह सकते थे जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आया, यहाँ पर आप कह सकते थे x plus 5 is not equal to 0. यहाँ से आप x is not equal to 1 मिल जाएगा आपको. यहाँ से क्या मिल जाएगा, x is not equal to minus 5 मिल जाएगा. तो ये एक बेसिक सा रूल आया कि आप डिनोमिनेटर जब भी आपको अलजेब्रिक मिलेगा तो आप वहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं कर सकते हो. पहली बात होगी, ठीक है. इसके बाद ये पहला रूल याद रखना है, डिनोमिनेटर आपको जीरो नहीं करना. और एक बात देखते हैं और छोटी छोटी कोई बातें देखते हैं. ये पहला रूल होगा बेटा, ठीक है, कि आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा वहाँ पर डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं रखना है. तो आपको दिमाग में ये बात रखनी है, आप दो में लिखते रहना, ये चेक करो कि x की कोई ऐसी वैल्यू तो मैंने आंसर में नहीं दे दी है जिसपे फंक्शन का जो डिनोमिनेटर वाला जो पोर्शन होगा, अगर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है तो नहीं है तो कोई बात ही नहीं है. अगर है तो इसका डिनोमिनेटर वाला पोर्शन कभी भी जीरो नहीं रखना है. इस बात को आपको ध्यान रखना है. दूसरे रूल की बात करें, अगर मैंने लिख दिया कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर या fx इक्वल टू x की पावर 4 या fx इक्वल टू x की पावर 6 या fx इक्वल टू x की पावर 8 या fx इक्वल टू -2 मान लो 2020 लिख दिया. चलो यही. अब आप सोचो x किसके लिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर. x किसके लिए, और ये जितने भी फंक्शन होते हैं बेटा ये सब y के इक्वल होते हैं. तो y इक्वल टू fx, fx इक्वल टू x स्क्वायर. तो जो आप इनपुट दे रहे हो वो x है. मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो इनपुट होता है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जो आउटपुट होता है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है. तो आप यहाँ पर कुछ भी इनमें आप कुछ भी रियल नंबर दे दो, कुछ भी आप नेगेटिव दोगे तो स्क्वायर इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा. क्या जीरो हो सकता है? हाँ जीरो हो सकता है. जैसे आप जीरो दोगे तो जीरो ले सकते हो, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आप x की वैल्यू माइनस दो, x की वैल्यू ने -1 दे दी सपोज, या -2 दे दी, -3 दे दी, कोई भी नेगेटिव नंबर दे दिया, क्या वो नेगेटिव आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर जैसे स्क्वायर करोगे कैसा हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो f ऑफ -1 यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या आएगा, +1 आएगा. जितने भी इवन, अब देखो यहाँ पर जितने भी पावर्स हैं वो सारी पावर्स कैसे आपको दिख रही है, इवन दिख रही है. इससे ये पता चल जाएगा कि आपको जो इवन रूट होगा, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हो इवन रूट का, वो आपको कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है. ठीक है, कैसा रखना है, पॉजिटिव. तो आप ये ध्यान रखें कि इवन रूट का जो एक्सप्रेशन होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा. कभी भी उसको क्या करेंगे, इवन रूट या इवन पावर एक्सप्रेशन जो भी होगा, इवन रूट यानी 1/20 लिखें तो भी चलेगा. तो इस तरीके से जो भी एक्सप्रेशन हो इवन पावर हो, ये ध्यान रखना, इवन पावर हो या इवन रूट हो, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए. वो कभी भी आपको नेगेटिव नहीं दे सकता. आप खुद भी सोच सकते हो, x की जगह पर कोई भी वैल्यू रख के चेक कर दो, नहीं आ सकता. आप x के लिए नेगेटिव को कभी नेगेटिव ला ही नहीं सकते. स्क्वायरिंग इवन पावर में टाइम 2 तो छोड़ दो, कोई भी नंबर पर इवन होना चाहिए. ध्यान देना, इवन नंबर पे आप कभी भी इसको क्या नहीं ला सकते हो, यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं ला सकते हो. ठीक, ये इसका दूसरा रूल होगा. ये छोटी छोटी बातें याद रखना, इन्हीं जब ये याद होंगी तभी हम क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे. दूसरे रूल की बात करें, मान लीजिए मेरे पास दो फंक्शन fx है ना. अब fx का डोमेन मैंने निकाला d1 है, और f2 का जो डोमेन है एक दूसरा फंक्शन है g ऑफ x मान लेता हूँ मैं. g ऑफ x ये इसका डोमेन d2 है. ठीक है बेटा, ये d1 इस fx का डोमेन है और f2 जो है वो g ऑफ x का डोमेन है. अब थर्ड रूल क्या है उस पे बात करते हैं. अब मान लीजिए आपसे किसी ने बोला, जैसे मैं अभी एक लिखता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, fx इक्वल टू मैंने दिया 1/x - 1 +
की पावर 4। अब आपको इस फंक्शन का डोमेन बताना है। मैंने इसका भी बता दिया और इसका भी बता दिया। अब ये फर्स्ट रूल पे बताया, ये सेकंड रूल पे बताया। अब इन दोनों का क्या बताना है? अब इन दोनों को प्लस कर दिया। मान लो मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं या कुछ भी करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो डोमेन क्या आएगा ऐसा। तो क्या करना है, आप पहले इसका डोमेन निकालो। इसके डोमेन में आप क्या नहीं दे सकते हो, सिर्फ 1 नहीं दे सकते। भाई आप ऐसे भी लिखोगे ना, x - 1 इज नॉट, इसके लिए है x - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या होगा बेटा, इस जगह पर तो आप कुछ भी दे सकते हो। भाई क्लियर है ना, ये पॉजिटिव आएगा। मैं आउटपुट की बात नहीं कर रहा, डोमेन की बात कर रहा। r, तो इसका मतलब क्या है, r - 1। इन दोनों में जो कॉमन पर्सन कौन आएगा बेटा, यही आ जाएगा। यहाँ पे दिया नंबर है, यहाँ पे दिया नंबर, क्या नहीं देना है, 1 नहीं देना है, तो r - 1 हो जाएगा फाइनल आंसर। यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा आपको। इसका डोमेन निकाल लेना है, इसका डोमेन, ऐसे कितने भी फंक्शन लिखे हों आप सबका इंडिविजुअल डोमेन निकाल लीजिए, फिर उन सबका एक साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन वैल्यू एक साथ पूरे फंक्शन को क्या करती हो, वेरीफाई करती हो, वो आपका डोमेन होगा। तो क्या रूल है वो समझते हैं। fx और gx, मान लीजिए आपसे बोला गया कि f प्लस माइनस gx, या तो आप ऐड कर लो या क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो डोमेन बताइए क्या होगा। तो नेक्स्ट क्या करना है आपको, दोनों का डोमेन d1 प्लस यानी d1 इंटरसेक्शन d2, समझ लो आप। यानी डोमेन ऑफ निकालना है fx और gx का, तो आप क्या करोगे, fx का जो डोमेन आएगा वो और gx का जो डोमेन आएगा वो, उन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो वो आपका किसका डोमेन आ जाएगा, fx प्लस माइनस gx का हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया fx और gx में, तो यहाँ भी आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखें। दूसरी बात क्या, मान लो आपने डिवाइड कर दिया fx अपॉन gx, तो यहाँ पर d1 इंटरसेक्शन d2 तो होगा, लेकिन एक बात जरूर याद रखनी क्या कि g ऑफ x जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड हम 1 बाई क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा कोई बड़ी बात नहीं कोई याद है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिक हम लोग को ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले क्या करो, ये जो क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ फंक्शन थे वो और रूल्स जो हैं वो आप उनको एक बार रीड कर लो, पढ़ लो अच्छे से। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट और स्क्वायर रूट। कल ये तीनों फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं। आप लोग को ये लिख के रखना है, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।